दोस्तों मूवी की शुरुआत एनिमेशन से होती है। यहाँ पर जापान के रीति रिवाज के बारे में दिखाया जाता है और इसी के साथ एक गिटार के बारे में ये बताया जाता है कि यह गिटार एक ऐसी लकड़ी से बना है जो जापान के आसपास कहीं पर भी नहीं मिलती। यह सिर्फ शेषाचलम के जंगलों में मिलती है और वहाँ से इस लकड़ी को लाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है उसके बारे में बताया जाता है। शेषाचलम के जंगलों से चंदन की लकड़ी ले जाना इल्लीगल होता है, लेकिन कोई किसी की नहीं सुनता है और तो और पुलिस से भी कोई नहीं डरता, जिसकी वजह से कई सारे क्राइम भी होते हैं। और दोस्तों फिर मेन मूवी स्टार्ट हो जाती है और कई सारे लोडिंग ट्रक्स को दिखाया जाता है जिनके अंदर स्मगलिंग का सामान होता है और दोस्तों इन सब के पीछे पुलिस होती है और फिर ये सारे ट्रक्स रुक जाते हैं और फिर होती है स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन मतलब की पुष्पा की एंट्री। और दोस्तों पुष्पा यहाँ पर पुलिस वालों को रिश्वत देने की बात कहता है, लेकिन पुलिस वाले मना कर देते हैं और यहाँ पर बहुत ही तगड़ी वाली फाइट हो जाती है। इसके बाद पुष्पा लड़ते लड़ते दाम बढ़ाने लगता है। पहले तो पुष्पा 10,000 फिर 20,000 फिर ऐसे करके दाम बढ़ते जाते हैं और जब 1 लाख पर आ जाता है तब भी पुलिस वाले नहीं मानते। लेकिन जब पुलिस पुष्पा को वेन में डालकर ले जा रहे होते हैं तब पुष्पा वहां पर कहता है कि तुमने क्या सोचा, पूरी मंडली को 1 लाख, एक आदमी को 1 लाख। और भाई इतने में गाड़ी के ब्रेक लग जाते हैं, मतलब कि वे पुलिस वाले मान जाते हैं। इसके बाद दोस्तों पुष्पा सभी को पैसे दे देता है और जब एक पुलिस वाला उसे अपना नाम पूछता है तो वे बताता है पुष्पा, नाम याद मत रखना, और वहां से चला जाता है। दोस्तों वैसे मैंने आपको पुष्पा के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन पुष्पा के नाम के बारे में अभी पता चलता है। अगले सीन में पुष्पा एक दिहाड़ी मजदूर होता है और एक मिल में काम करता है और दोस्तों यहाँ पर पुष्पा पैर पे पैर डालकर बैठा होता है और जब उस मिल का मालिक आ जाता है तो उसे पुष्पा की ये अकड़ अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से दोस्तों पुष्पा यहाँ पर उस मिल को छोड़कर वहां से चला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर केशव नाम का एक आदमी भी पुष्पा के पीछे पीछे चला आता है ये कहकर कि उसे भी अपना मालिक बदलना है और ये सीन सच में काफी फनी था। इसके बाद अगले सीन के अंदर पुष्पा किसी जगह पर बैठा होता है और यहाँ से मजदूरों को ले जाया जाता है। 100 वाले काम में कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन 1000 वाले काम में बहुत ज्यादा रिस्क होता है और पुलिस कभी भी पकड़ सकती है, मतलब कि वो रिस्क का काम होता है। लेकिन पुष्पा 1000 वाले काम में जाता है और फिर उसके पीछे पीछे वे आदमी भी आ जाता है। दोस्तों इस आदमी को यह लगता है कि पुष्पा एक दिन बहुत ही बड़ा करेगा, इसके वजह से वे पुष्पा के पीछे पीछे चला आता है। अगले सीन के अंदर शेषाचलम के जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे मजदूर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर ये चंदन की लकड़ी काटने लगते हैं। लेकिन दोस्तों तब इनको पता चलता है कि वहां पर पुलिस आने वाली है, तभी वहां से सारे मजदूर भागने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुष्पा उन सभी मजदूरों को कहता है कि इतनी मेहनत की है और 4 पुलिस वालों के डर से ऐसे ही भाग जाएंगे। मतलब कि दोस्तों उसके पास यानी कि पुष्पा के पास एक बहुत ही बढ़िया वाला प्लान होता है, जिसकी वजह से सारे मजदूर वहीं पर बैठ जाते हैं। और दोस्तों फिर होती है डीएसपी गोविंद की एंट्री। इसे पता चलता है कि यहाँ पर चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग हो रही है, इसीलिए वे अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर पुष्पा डीएसपी गोविंद की काफी ज्यादा बेइज्जती कर देता है, जिसके बाद डीएसपी गोविंद अपनी बंदूक निकाल लेता है। लेकिन तभी ये सारे मजदूर अपने हाथ में कुल्हाड़ी ले लेते हैं, जिसे देखकर एक ऑफिसर गोविंद को वहां से जाने के लिए कह देता है और दोस्तों फिर वे वहां से चले जाते हैं। एंड फिर आगे हमें ये देखने को मिलता है कि मजदूरों ने पुष्पा के कहे मुताबिक सारी चंदन की लकड़ियों को ऊपर पेड़ों पर लटका दिया था। दोस्तों फिर जागो जागो बकरे गाना आ जाता है, जिसके अंदर कई सारे यूनिक डांस मूव्स होते हैं और इस तरह से पुष्पा हर दिन चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करना शुरू कर देता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। अगले सीन के अंदर दोस्तों सभी मजदूरों को दिखाया जाता है जो कि अपनी अपनी मजदूरी ले रहे होते हैं और यहाँ पर पुष्पा एक पेड़ के नीचे पैर पर पैर रखकर बैठा होता है। तभी केशव पुष्पा के पास जाता है और पुष्पा से कहता है कि उसे अपने साथ रख ले, क्योंकि उसको किसी ने बताया था कि पुष्पा एक दिन बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन पुष्पा उससे कहता है, यानी कि केशव से कहता है कि तेरे पास बीड़ी के अलावा मुझे देने के लिए है क्या। केशव कहता है कि उसे बहुत सारा पैसा कमाना है। पुष्पा कहता है कितने पैसे कमाने हैं, 10 लाख। वहां पर दोस्तों काफी कॉमेडी होती है जो सच में काफी फनी होती है। फिर दोस्तों इसी बीच डीएसपी गोविंद अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां पर आ जाता है। तभी पुष्पा पत्थर लेकर उन सब पर मारता है और फिर सारे मजदूर भी पुष्पा की तरह पत्थर लेकर उन पर मारने लगते हैं। तभी डीएसपी गोविंद बंदूक की गोली चला लेता है। इसके बाद सारे मजदूर भागने लगते हैं, लेकिन पुष्पा चंदन से भरी लकड़ी का ट्रक लेकर वहां से रवाना हो जाता है और उसे कहीं पर छिपा देता है। एंड फिर पुष्पा पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहता है। और दोस्तों आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि पुष्पा की एक आदत या फिर अकड़ कह सकते हैं, एक पैर पर दूसरा पैर रखने की। और फिर अगले सीन के अंदर दोस्तों पुलिस वाले पुष्पा को बहुत ही तगड़ा मार रहे होते हैं ताकि वे पुलिस वालों को बता दे कि उसने चंदन की लकड़ियां कहाँ पर छुपाई है। लेकिन पुष्पा के मुंह से उगलवाना बहुत ही
मुश्किल होता है। सारे ऑफिसर थक जाते हैं लेकिन पुष्पा कुछ भी नहीं बताता है। और दोस्तों जब एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आता है और उसके सरनेम के बारे में पूछता है, उसके बाप के बारे में पूछता है, तो फिर मानो पुष्पा एकदम चुप हो जाता है। तभी उसको अपना बचपन याद आने लगता है जहाँ पर स्कूल में उसका एडमिशन हो रहा होता है। वह टीचर पुष्पा से उसका सरनेम और उसके बाप का नाम पूछता है तो पुष्पा अपने पिताजी का नाम बता देता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है जो उसे असल में उसका भाई नहीं मानता। और यहाँ पर दोस्तों पुष्पा का भाई पुष्पा की माँ की बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जती कर देता है और टीचर को कहता है कि इसका कोई भी खानदान नहीं है, ये नाजायज है। और दोस्तों ये सीन सच में काफी इमोशनल कर देता है। अगले सीन के अंदर दोस्तों 3 भाइयों के बारे में बताया जाता है, कोंडा रेड्डी, जक्का रेड्डी और जोली रेड्डी। कोंडा रेड्डी इन तीनों में से सबसे बड़ा होता है और सब कुछ काम इसके मुताबिक ही चलता है। लेकिन दोस्तों कोंडा रेड्डी का एक हाथ नहीं होता है, वे सारे धंधे अपने बाएं हाथ से संभालता है। और जक्का रेड्डी हिसाब किताब का ध्यान रखता है। और जोली रेड्डी एक अश्लील आदमी होता है जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं होता और इसे हर रात एक लड़की चाहिए। और इनमें से जोली और जक्का रेड्डी एक दिन पुष्पा के पास जाते हैं और पुष्पा से वे माल 5 लाख में खरीद लेते हैं। और फिर पुष्पा जक्का और जोली रेड्डी को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने उस ट्रक को छुपाया था। और दोस्तों फिर हमें यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि उसको एक बहुत ही बड़े पानी के गड्ढे में डुबो दिया था। इसके बाद दोस्तों उस ट्रक को निकाला जाता है और पुष्पा को अपना पैसा मिल जाता है। लेकिन जब वे वापस जाने लगता है तो जोली रेड्डी उसे अपनी गाड़ी में नहीं बिठा था, जिसकी वजह से यहाँ पर पुष्पा का ईगो हर्ट हो जाता है और वे तुरंत ही केशव को बोलता है कि ये गाड़ी कितने में आती है। तो वो बताता है कि यह डब्बा कम से कम 5 लाख का तो होगा। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही हंसाने वाला सीन होता है, मतलब कि पुष्पा यहाँ पर कहता है कि यार ये महंगाई कब बढ़ी। इसके बाद दोस्तों पुष्पा केशव को 5 लाख देता है जो कि उसे कोंडा रेड्डी के भाइयों से मिले थे चंदन की लकड़ियों के बदले। और केशव को कहता है कि ये लाल डब्बा उठा कर ले आओ। इसके बाद दोस्तों केशव लाल कलर की गाड़ी लेकर आता है जिसे लेकर पुष्पा अपनी माँ के पास पहुंच जाता है और अपनी माँ को बिठाकर पुष्पा अपने भाई के घर के सामने घुमाने लगता है और काफी देर तक घुमाते रहता है क्योंकि दोस्तों पुष्पा को अपने भाई पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो पुष्पा की माँ को नीच और गिरी हुई समझता है। अगले सीन में दोस्तों पुष्पा और केशव अपनी नई गाड़ी में जक्का रेड्डी के घर जाते हैं जहाँ पर दोस्तों कोंडा रेड्डी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसका माल हर बार पकड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों फिर कोंडा रेड्डी को पुष्पा एक ऐसा मास्टर प्लान बताता है जिसे सुनकर कोंडा रेड्डी काफी खुश हो जाता है। पुष्पा के प्लान के अंदर दोस्तों एक ट्रक को पूरी तरीके से मॉडिफाई करते हैं। इसके नीचे तो चंदन की लकड़ी होती है और ऊपर होता है दूध और इसी वजह से किसी को पता भी नहीं चलता। और फिर किसी तरह से कोंडा रेड्डी पुष्पा को अपने साथ काम पर रख लेता है और फिर कोंडा रेड्डी का धंधा एकदम भागने लगता है क्योंकि पुष्पा आ चुका है। अगले सीन में एंट्री होती है रश्मिका मंदाना की, मतलब की श्रीवल्ली की, जिसे देखकर पुष्पा के दिल में तीर लग जाता है और पुष्पा पूरा श्रीवल्ली के पीछे पागल हो जाता है और जहाँ जहाँ श्रीवल्ली जाती है उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन कभी भी श्रीवल्ली पुष्पा की तरफ नहीं देखती। पुष्पा पूरी कोशिश करता है कि श्रीवल्ली उसे देख ले लेकिन श्रीवल्ली हमेशा उसे इग्नोर करती रहती है। और पुष्पा केशव से हर बार पूछता है कि उसने देखा है या नहीं, लेकिन केशव मना कर देता है कि भाऊ नहीं देखा। अगले सीन के अंदर श्रीवल्ली और उसके कुछ दोस्त चिरंजीवी की मूवी को देखने के लिए थिएटर के बाहर खड़े होते हैं लेकिन उनके पास मूवी के टिकट के लिए पूरे पैसे नहीं होते। तभी वहां पर केशव आ जाता है और वह श्रीवल्ली की दोस्तों को 1000 रुपए दे देता है और वह उन्हें पैसे इस शर्त पर देता है कि वह श्रीवल्ली को कहे कि वह एक बार पुष्पा को देख ले और उसकी तरफ देखकर हंस ले। इधर केशव पुष्पा को कहता है कि आज श्रीवल्ली उसे देखेगी क्योंकि उसने 1000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया है। पुष्पा को विश्वास नहीं होता लेकिन जब श्रीवल्ली आती है और जब पुष्पा को देखकर हंसने लगती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इसके बाद जब पुष्पा श्रीवल्ली के पीछे जाता है तो उसे श्रीवल्ली बता देती है कि उसके दोस्त केशव ने उसे 1000 रुपए दिए थे ये सब करने के लिए। तो पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है केशव पे कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर पुष्पा इन सब चीजों को एडजस्ट करके केशव को बोलता है कि उसे 5000 दे दे और उसे कहे कि वह पुष्पा को पप्पी करे यानी कि किस करे। अगले सीन के अंदर डीसीपी गोविंद को ये पता चल जाता है कि दूध के ट्रक के अंदर भी चंदन है, जिसके बाद ये एक मजदूर और श्रीवल्ली के पापा को पकड़ लेता है और उन्हें काफी मारता है और फिर उन्हें 50 लाख देने की बात कहता है। जिसके बाद दोस्तों वे उन्हें कोंडा रेड्डी के गोदाम और वे चंदन को कहाँ ले जाते हैं और कैसे इनसे बचाते हैं यानी कि पुलिस से बचाते हैं, ये सारा कुछ उन्हें बता देते हैं। इसी बीच दोस्तों सीनू को दिखाया जाता है जो कि कोंडा रेड्डी के गोदाम पर आता है और वहां पर अपने करोड़ों के माल को रखने की बात कहता है और कोंडा रेड्डी सीनू को यह कह देता है कि उसका माल यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेगा। और दोस्तों इधर पुष्पा श्रीवल्ली की पप्पी के लिए बैठा होता है लेकिन श्रीवल्ली काफी डरी हुई होती है और जब पुष्पा के पास जाती है और जब पुष्पा उसे किस करने वाला होता है तो वे काफी रोने लगती है और यह कहती है कि वह पहली पप्पी अपने पति को ही देगी लेकिन उसने पुष्पा से तो 5000 लिए थे, इसीलिए पुष्पा उससे कहता है कि तुमने मुझसे 5000 क्यों लिए अगर तुम्हें अपने पति को ही पहली पप्पी करनी थी तो। इसके बाद श्रीवल्ली की दोस्त वहां पर आ जाती है और श्रीवल्ली को वहां से ले
जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुष्पा ये ठान लेता है कि वह शादी करेगा तो श्रीवल्ली से ही करेगा और अपने 5,000 रुपए वसूलेगा। अगले सीन के अंदर दोस्तों कोंडा रेड्डी के गोदाम को दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारा माल पड़ा होता है और पुलिस को इस ठिकाने के बारे में पता चल जाता है। लेकिन वहाँ पर जॉली रेड्डी रात भर अय्याशी कर रहा था, इसीलिए माल ऐसा का ऐसा पड़ा था और इसी वजह से पुष्पा और जॉली रेड्डी की यहाँ पर फाइट होती है। और इसी दौरान यानी कि फाइट के दौरान ही पुष्पा के पास कोंडा रेड्डी का कॉल आता है और कोंडा रेड्डी उसे कहता है कि अगर ये माल पकड़ा गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तब पुष्पा कोंडा रेड्डी को यह कहता है कि अगर उसने माल सेफ नहीं रखा तो वे अपना नाम बदल देगा। और दोस्तों पुष्पा पुलिस के आने से पहले गोदाम के सारे माल को नदी में फेंक देता है। इसके बाद पुष्पा केशव को पैसों से भरा हुआ एक बैग देकर भेजता है जो वे एक आदमी को देता है। फिर वह आदमी नदी के डैम को बंद कर देता है जिसकी वजह से सारी चंदन की लकड़ियां एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है। और दोस्तों पुलिस छानबीन कर लेती है लेकिन उन्हें एक लकड़ी तक नहीं मिलती और यहाँ पर भी डीसीपी गोविंद को मुंह की खानी पड़ती है। और इस तरह से दोस्तों पुष्पा मंगल सीनू और कोंडा रेड्डी का माल बचा लेता है। और फिर अगले सीन के अंदर जमकर पार्टी होती है और यहीं पर समांता का किलिंग आइटम सॉन्ग आता है। और दोस्तों यहीं पर पुष्पा को यह पता चलता है कि मंगल सीनू आगे माल को 1 करोड़ में बेचता है और फिर ये बात पुष्पा कोंडा रेड्डी को बताता है। और फिर कोंडा रेड्डी पुष्पा से कहता है कि उसे उसके साथ डील करनी होगी और अगर वे डील कर लेता है तो वे 50-50 हो जाएंगे। इसके बाद अगले सीन में पुष्पा शादी का रिश्ता लेकर श्रीवल्ली के घर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुष्पा का भाई आ जाता है जो कि खानदान, उसके बाप और नाजायज संबंध के बारे में बात करने लगता है जिसकी वजह से पुष्पा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वे अपने भाई को मारने लगता है। लेकिन इसी बीच पुष्पा की माँ को चोट लग जाती है और फिर पुष्पा तुरंत अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। और जब पुष्पा अपनी माँ को ले जा रहा होता है तब उसे एक बात याद आ जाती है। उसे याद आता है कि किस तरह से जब उसके पिता मर गए थे तब उसके भाइयों ने उसकी माँ को उसके पिता को देखने तक नहीं दिया था और कैसे उसके भाई ने पुष्पा से अपने पापा की आखिरी निशानी एक लॉकेट को भी छीन लिया था। और दोस्तों अगले सीन के अंदर केशव को पुष्पा कहता है कि वह अब किसी के सामने झुकेगा नहीं। अगले सीन के अंदर मंगल सीनू का साला नागेश नाम के एक आदमी को जान से मार देता है क्योंकि वह आदमी सीनू से 1 टन का 50 लाख मांगता है। और दोस्तों इधर पुष्पा भी यही डील करने के लिए मंगल सीनू के घर जाता है। लेकिन फिर ये सब देखकर पुष्पा सीनू से 1 करोड़ मांगता है लेकिन मंगल सीनू देने को तैयार नहीं होता और फिर पुष्पा डायरेक्ट मुरुगन नाम के एक आदमी को माल देने की सोच लेता है फिर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी दोस्तों मंगल सीनू और उसका साला उसे मारने की बात करते हैं और दोस्तों तभी पुष्पा वापस आ जाता है और सबकी धुलाई करने लग जाता है। और दोस्तों यहीं पर वो डायलॉग आता है, पुष्पा समझ के क्या फ्लावर समझा है, फायर है मैं। और दोस्तों यहीं पर इंटरवल हो जाता है। अगले सीन के अंदर दोस्तों पुष्पा 10 टन माल को लेकर मुरुगन से डील करने के लिए पहुंच जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मुरुगन का एक आदमी आता है जो पुष्पा को 1 टन का 1.5 करोड़ देने की बात करता है। और फिर ये सुनकर पुष्पा डायरेक्ट कोंडा रेड्डी को फोन लगाता है और फिर ये बात सुनकर कोंडा रेड्डी सोचने को मजबूर हो जाता है। काफी सोचने के बाद वे पुष्पा को डील फाइनल करने के लिए कह देता है। और दोस्तों इधर जॉली रेड्डी को पता चल जाता है कि श्रीवल्ली का पापा और एक मजदूर उसके साथ धोखा कर रहे हैं जिसके वजह से वे मजदूर को तो मार देता है लेकिन श्रीवल्ली के पापा को छोड़ देता है। और दोस्तों जब श्रीवल्ली अपने पापा को लेने आती है तो यहाँ पर जॉली रेड्डी श्रीवल्ली को एक साड़ी देता है और उससे रात को उसके पास आने के लिए कहता है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जॉली रेड्डी की हवस जाग जाती है और दोस्तों वह सिर्फ अपने पापा को लाने के लिए साड़ी पहनकर जाने लगती है लेकिन वह सबसे पहले पुष्पा के पास जाती है। श्रीवल्ली को देखकर पुष्पा थोड़ा शॉक हो जाता है और दोस्तों यहाँ पर श्रीवल्ली पुष्पा को अपने दिल की बात बता देती है कि वह पुष्पा को पहली नजर से ही प्यार करती है और वह पुष्पा को इनडायरेक्टली बहुत बार बताती है लेकिन पुष्पा समझ नहीं पाता। दोस्तों इस तरह से फिर पुष्पा भी उसे गले लगा लेता है और श्रीवल्ली को लेकर जॉली रेड्डी के पास पहुंच जाता है। और दोस्तों यहाँ पर पुष्पा जॉली की हालत मार मार कर खराब कर देता है। मतलब कि पुष्पा इसे इतना मारता है कि वे चल तक नहीं पाता। और फिर पुष्पा और श्रीवल्ली के पापा को लेकर वहां से चले जाते हैं और श्रीवल्ली के घर पहुंच जाते हैं। और दोस्तों फिर यहाँ पर श्रीवल्ली पुष्पा को खाना देती है और उसे घूर घूर कर देखने लगती है और यहाँ पर श्रीवल्ली अचानक से ही पुष्पा को किस कर लेती है और इसके बाद में सामी सामी सॉन्ग हमें देखने को मिलता है जो कि काफी किलिंग था। अगले सीन के अंदर कोंडा रेड्डी जॉली रेड्डी को देखने हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर कोंडा रेड्डी जॉली रेड्डी से पूछता है कि उसे आखिर किसने मारा लेकिन जॉली रेड्डी कुछ भी नहीं बताता कि उसने किसने मारा। और इधर पुष्पा नोट गिन रहा होता है तभी कोंडा रेड्डी आ जाता है और उसे तिरुवनंतपुरम से पैसे लाने के लिए बोल देता है। यहाँ पर केशव को ऐसा लगता है कि कोंडा रेड्डी ने उनकी सारी बातें सुन ली जो कि जॉली रेड्डी के बारे में वह बोल रहे थे लेकिन पुष्पा को ऐसा नहीं लगता। और दोस्तों फिर पुष्पा पैसे लाने से पहले श्रीवल्ली के साथ कार में थोड़ी सी गुफ्तगू करता है और फिर पुष्पा कोंडा रेड्डी के साथ पैसे लाने के लिए चला जाता है और फिर वे पैसे ले लेते हैं और वापस आ रहे होते हैं। इसी दौरान दोस्तों केशव को पता चल जाता है कि उन्होंने जो भी बात की थी कोंडा रेड्डी ने वह सब सुन लिया है और इसके बाद वे पुष्पा को बचाने के लिए एक मैसेज के थ्रू बताता है कि कोंडा रेड्डी को सब कुछ पता चल गया है। उसे पता चल गया है कि पुष्पा ने ही जॉली रेड्डी की हालत की है। लेकिन तभी कोंडा रेड्डी का एक आदमी उसके सर पर कपड़ा डाल देता है और उसके लिए कब्र खोदने लगता है और पुष्पा को वे लोग काफी मारते हैं। और जब कोंडा रेड्डी उसे गोली मारने वाला होता है तभी वहां पर मंगल सीनू का साला और
और उसके आदमी आ जाते हैं और वे कोंडा रेड्डी को मार देते हैं और इस तरह से दोस्तों मंगल सिन्नू के आदमियों के बीच लड़ाई हो जाती है। लेकिन पुष्पा वहां से कैसे भी निकल जाता है और दोस्तों इन सब में काफी जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं। पुष्पा के सिर पर कपड़ा होता है लेकिन एक पेड़ की नुकीली डाली से कपड़े को हटा लेता है और फिर मंगल सिन्नू के आदमियों को बहुत ही तगड़ा मारता है। और इधर मंगल सिन्नू का साला जक्का रेड्डी को मारने ही वाला होता है, तभी पुष्पा बाइक लेकर वहां पर आ जाता है और सभी की वाट लगा देता है और फिर पुष्पा मंगल सिन्नू के साले को गोली से उड़ा देता है और ये बात मंगल सिन्नू को भी फोन पर बता देता है। और फिर अगले सीन के अंदर कोंडा रेड्डी के क्रियाक्रम की तैयारी चल रही होती है, जहां पर एमएलए मंगल सिंह, पुष्पा, जक्का रेड्डी और सारे लोग बैठे होते हैं। यहाँ पर मंगल सिन्नू और जक्का के बीच लड़ाई होने वाली होती है लेकिन एमएलए सब संभाल लेता है। और फिर दोस्तों मंगल सिन्नू के बारे में सबको पता चल जाता है कि यह 1 टन माल को कितने में बेचता है और फिर दोस्तों यहाँ पर पुष्पा सभी को अपनी तरफ कर लेता है। एमएलए को पुष्पा पर पूरा भरोसा हो जाता है, इसीलिए वह सिंडिकेट का सारा माल उसे संभालने के लिए कह देता है और दोस्तों यहीं से सिंडिकेट का सारा माल पुष्पा संभालने लगता है। और फिर दोस्तों नोटों की बारिश होती है और अगले सीन में मंगल सिन्नू की वाइफ मंगल सिन्नू को ही मारने की कोशिश करने लगती है क्योंकि मंगल सिन्नू ने उसके भाई का बदला अभी तक नहीं लिया होता है। और इधर डीएसपी गोविंद सिंह अपना इस्तीफा दे देता है और जॉली रेड्डी पुष्पा से बदला लेने के लिए तड़प रहा होता है और मंगल सिन्नू की वाइफ भी सही मौके की तलाश में बैठी होती है। दोस्तों फिर अगले सीन के अंदर नए एसपी भंवर सिंह शेखावत की एंट्री होती है जो कुछ लोगों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जा रहा होता है। दोस्तों जब इस नए एसपी के बारे में पुष्पा को पता चलता है तो फिर वे उसे अपनी शादी के लिए इनवाइट करने और उसे एक होका देने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों पुलिस स्टेशन में एसपी भंवर शेखावत पुष्पा की दुखती नस पर पैर रख देता है। इस वजह से पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मतलब कि उसके सरनेम के बारे में पूछता है, उसके बाप के बारे में, पुष्पा की होने वाली वाइफ श्रीवल्ली के बारे में भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, उसकी माँ के बारे में भी वह काफी कुछ बोल देता है जिसकी वजह से पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन पुष्पा वहां पर कुछ नहीं करता और चुपचाप बैठा रहता है और दोस्तों यहीं से पुष्पा एसपी के इशारों पर नाचने लगता है, मतलब कि जो भी एसपी कहता है वे सब कुछ करने लगता है। लेकिन केशव को कुछ समझ नहीं आता कि पुष्पा भाऊ ये सब क्यों कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगले सीन के अंदर पुष्पा राज की शादी होने वाली होती है लेकिन पुष्पा गायब हो जाता है और सब लोग उसे इधर से उधर ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन पुष्पा तो एसपी के साथ चिल मार रहा होता है, मतलब कि साथ में दारू पी रहा होता है और उसके साथ गप्पे लड़ा रहा होता है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान एसपी से बात करते हुए पुष्पा राज एसपी को बताता है कि सर आपने जो पुलिस स्टेशन में मेरे साथ किया वह सही नहीं किया, मतलब कि उसकी माँ की बेइज्जती की जो कि वे बचपन से सुनते आ रहा है। और पुष्पा यहाँ पर उसे यह भी बता देता है कि वे पुलिस स्टेशन में चुपचाप इसीलिए बैठा था क्योंकि उसकी माँ उसकी शादी को लेकर काफी खुश थी, इसीलिए वहाँ पर कुछ नहीं बोला। लेकिन यहाँ पर वो एसपी की पूरी तरीके से वाट लगा देता है, मतलब कि उसे मारता नहीं लेकिन बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती कर देता है और उसको यहाँ पर अपनी सरनेम का पूरा मतलब अच्छी तरीके से समझा देता है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर पुष्पा राज एसपी के कपड़े उतरवा देता है और पुष्पा खुद भी अपने सारे कपड़े उतार लेता है और एसपी को बताता है कि ब्रांड का असली मतलब कपड़े से नहीं आदमी के कैरेक्टर से होता है, जो मेरे पास है तेरे पास नहीं। और दोस्तों इस तरह से एसपी की इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है और फिर पुष्पा शादी के मंडप में बिना कपड़ों के पहुंच जाता है और इधर एसपी भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और जो पुष्पा ने सारे पैसे एसपी को भेजे थे वह उन सभी को जला देता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। और दोस्तों इधर जब शादी के मंडप में श्रीवल्ली पुष्पा को पूछती है कि बात ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ी, तो पुष्पा श्रीवल्ली को कहता है कि नहीं, हद से ज्यादा आगे बढ़ गई और इसी के साथ पुष्पा की श्रीवल्ली के साथ शादी हो जाती है। और दोस्तों यहीं पर पुष्पा द राइज पार्ट 1 खत्म हो जाता है। दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।